तो इससे पहले तक हम लोग वैद्युत बल रेखाएं पढ़ चुके थे, वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं पढ़ चुके थे और उनको कैसे प्रदर्शित करते हैं। धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जिसके वह वैद्युत निकाय जिसमें दो ध्रुव हो। ठीक है, दो ध्रुव का मतलब एक धनात्मक ध्रुव, एक ऋणात्मक ध्रुव। ठीक है, तो यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, ठीक है, विपरीत प्रकार मतलब एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है बहुत कम है। ठीक है, बहुत सूक्ष्म दूरी है। ठीक है, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर की दूरी पे होते हैं। ठीक है, या आप ये समझ लीजिए इनके बीच की जो दूरी होगी, हाँ, मिलीमीटर से कम ही होगी। ठीक, तो अगर दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो ये जो निकाय बन रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब इसी में एक नया एक टॉपिक होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दूरी को हमने 2l माना है। यहाँ पे 2l मानने का कारण है, ठीक है, अभी आगे हमें कैलकुलेशंस करनी है तो उसमें कैलकुलेशन में आसानी हो इसलिए हमने 2l माना है। अदरवाइज आप l भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2l माना है यहाँ पे। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे स्मॉल p से निरूपित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। ठीक, और इसकी दिशा जो होती है वो वैद्युत द्विध्रुव के भीतर भीतर ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के भीतर ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, ये इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आप समझ चुके। ठीक है, जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार, इनके परिमाण बराबर होंगे, ये माइनस की होगा ये प्लस की होगा, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो उस निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो जाएगा आवेश का परिमाण गुणे उनके बीच की दूरी। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, कूलाम इंटू मीटर। और इसकी विमा क्या हो जाएगी, देखिए विमा हो जाएगी, कूलाम की क्या होती है एटी हो जाएगी और मीटर की एल हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी एल टी ए। ठीक है, ये इसकी विमा होगी। ठीक, ये आप, ठीक है, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव अभी हम देखें। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है वैद्युत द्विध्रुव में हमने बताया कि दो आवेश हैं विपरीत प्रकार के। ठीक है, और एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर है, मान लेते हैं ये द्विध्रुव है। ठीक है, अब देखिए ये जो द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, इसकी अनुदिश जो रेखा होगी, ठीक है, ये जो रेखा होगी इसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष। ये जो है क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है। ठीक, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। और इस अक्ष के लंबवत इसके मध्य बिंदु से जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम बोलते हैं निरक्ष। ठीक है, तो ये अक्ष हो गई जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा को हम बोलते हैं निरक्ष। तो अब हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए दो स्थितियों में। पहला तो इसकी अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति का मतलब इसकी अक्षीय रेखा पर कहीं पे अगर कोई बिंदु है तो उस पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमें चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये चाहिए, दूसरी कंडीशन में ये चाहिए कि इसकी निरक्ष पर, निरक्ष मतलब ये जो रेखा है इस लंबवत रेखा पर अगर कोई बिंदु हो तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा ये हमें चाहिए। तो अभी देखिए पहले हम अक्षीय स्थिति का देखते हैं। अक्षीय स्थिति का मतलब इस अक्ष के अनुदिश अगर कोई बिंदु हो तो यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बीच की दूरी 2l है, इसका मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु हो जाएगा तो L इधर हो जाएगा, L इधर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां से इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। इसी बिंदु, इस द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण मतलब क्या होगा, इन दोनों आवेशों के कारण, है ना। कहने का मतलब यही हुआ, द्विध्रुव के कारण कहने का मतलब क्या हुआ भाई, द्विध्रुव का मतलब ये हुआ इन दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र यहां पर उत्पन्न होगा वही आपको चाहिए, ठीक। तो यहां से हम देखें, देखिए अब इस द्विध्रुव में दो आवेश हैं, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, ठीक। अब दोनों ही इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। देखिए भाई, ये हो सकता है इसके भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर आएगा, ठीक है, ये इसके भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर आएगा और इसके भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर आएगा। तो ये धनात्मक आवेश भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ऋणात्मक आवेश भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो धनात्मक आवेश मान लेते हैं भाई, धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इस आवेश से बाहर की ओर। तो यहाँ पे इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी धनात्मक आवेश के कारण, इस बिंदु से इस धनात्मक आवेश से बाहर की तरफ होगी। ये E1 जो तीव्रता है वो धनात्मक आवेश के कारण है, लेकिन ऋणात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी क्या होगी, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा क्या होगी, इधर भीतर की तरफ, है ना, इस ऋणात्मक आवेश की तरफ। अगर E2 ऋणात्मक आवेश के कारण तीव्रता है तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस आवेश से भीतर की तरफ, है ना, यहाँ ये Q2 की तरफ। तो देखिए सॉरी माइनस क्यू की तरफ। तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी और प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी। तो हम अगर E1 और E2 का मान निकाल लें, E1 और E2 का मान निकाल लें, तो यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो इस बिंदु पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी वो क्या हो जाएगी, इन दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगी कि नहीं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो जो बड़ा होगा उसी की दिशा में होगी और जो इसके विपरीत होगा वो उसके प्रभाव को क्या करेगा, कम करेगा, मतलब घटाएगा उसे। तो नेट जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, इन दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगी। अंतर कहने का मतलब जो बड़ा वाला होगा उसमें से हम छोटे वाले को घटा देंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र का परिमाण प्राप्त हो जाएगा और दिशा क्या होगी, जो बड़े वाले की दिशा होगी। बात समझ में आई नहीं, ठीक। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, हम ये दिशा पता चल गई कि धनात्मक आवेश के कारण E1 है और ऋणात्मक आवेश के कारण E2 है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमको पता ही है, E बराबर क्या होता है 1/4πε0 के Q/r²। क्यों मतलब जिस आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र चाहिए वो आवेश, ठीक है, अपन r², r मतलब दूरी, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी। तो देखिए भाई यहां से यहां तक की दूरी पता है, यहां से यहां तक की दूरी पता है, हमें यहां से यहां तक की दूरी नहीं पता है। तो यहां से यहां तक की दूरी हम निकाल लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक की दूरी निकाल ले, ये यहां से यहां तक r है, यहां से यहां तक क्या है l है, तो ये क्या हो जाएगी r माइनस l, ठीक। ऐसे ही देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहां से यहां तक r है, यहां से यहां तक l है, तो ये क्या हो जाएगी पूरी दूरी r प्लस l, ठीक। तो ऐसे चित्र आप बना लीजिएगा, ठीक, r प्लस l है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस आवेश के कारण आवेश पता है, यहां से इसकी दूरी पता है, तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए। तो आप लिखेंगे धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगी भाई, धनात्मक के कारण E1 है, तो 1/4πε0 के यहाँ का परावैद्युतांक है माध्यम का, ठीक है, Q/r माइनस l का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, देखिए B से P की तरफ, है ना, B से P की तरफ, तो अब ये दिशा क्या हो गई B से P, ठीक है। ऐसे ही E2 क्या हो जाएगा, E2 अगर हम देखें तो E2 हो जाएगा
E2 ऋणात्मक आवेश के कारण, ठीक है, तो आप लिख लीजिए ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगी, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान आर स्क्वायर। देखिए Q यहाँ पे हमें परिमाण यूज करना है, माइनस से मतलब नहीं है, माइनस सिर्फ दिशा को प्रदर्शित करेगा, माइनस के आधार पर दिशा निर्धारित होगी और वो दिशा हमने निर्धारित कर ली है इधर की तरफ, कहां से, P से B की तरफ। ये दिशा क्या हो जाएगी, P से B की तरफ, है ना। या आप यहाँ ए और P के बीच देख रहे हैं ना, तो P से A की तरफ। अब देखिए E1 और E2 मिल गए, सॉरी आर यहां से दूरी है, दूरी क्या है भाई, R प्लस एल है, R प्लस एल का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दोनों विपरीत दिशा में है, ठीक है, परिमाण अलग अलग है, तो इनका परिणामी निकालने के लिए हम क्या होंगे, तो नेट वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखिए दोनों का अंतर हो जाएगा। अब देखिए इनमें से बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये R माइनस एल है, इससे भाग देंगे, कम से भाग देंगे तो जो परिमाण मिलेगा वो ज्यादा होगा, ये तो बड़ा कौन है, E1 है, E1 माइनस E2, ठीक है, तो ये हो जाएगा E1 और E2 के मान आपको, ठीक है, पता चल गए, और E1 माइनस E2 जो हो जाएगा परिणामी तीव्रता हो जाएगी, ठीक, तो यहां से हम E1 और E2 के मान रख देंगे, E1 और E2 के मान, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। यहां से देखेंगे, ये देखिए E2 का मान है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q कॉमन हो गया, इतना तो कॉमन हो गया, देखिए ये पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा दोनों में, यहाँ पे बचेगा क्या, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, E हो गया ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, ये R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लिया हमने, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमने एलसीएम ले लिया, ठीक, तो ये हो जाएगा, देखिए E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2L इंटू आर माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2R इंटू एल अपान ठीक है, अपान देखिए ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है और पूरे का होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस फार्मूले से इंटू इसका स्क्वायर पहले से, ठीक, ये हो जाएगा। यहां से देखिए ये और ये इन दोनों से कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे 4L इंटू आर, तो E बराबर हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 इंटू एल इंटू आर अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, तो यहां तक हो गया। अब उसके बाद देखना है हमें, तो यहां तक सब लोग आप देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा यहां से, ठीक है,
अगर पीडीएफ मिल पाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप यहां से लिख लीजिएगा, इसीलिए मैं स्पष्ट लिख रहा हूं। ठीक। ध्यान से देखिए, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 LR। इसे आप देखिए, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए। क्यू यहाँ पे चला जाएगा तो 4L इंटू क्यू इंटू आर लिख लीजिए ये अपान। देखिए यहाँ पे आर जो है, जो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव में ये जो दूरी होती है वो अत्यंत सूक्ष्म दूरी होती है। ठीक है, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर की रेंज की। ठीक है, तो ये अत्यंत सूक्ष्म दूरी है। तो इनकी अगर ये बहुत सूक्ष्म है और ये दूरी जो है वो लगभग मीटर में है, आर जो है, आर का जो मान है, आर का जो मान है वो बहुत ज्यादा है, आर का मान बहुत ज्यादा है एल की तुलना में। ठीक है, आर का मान जो है एल की तुलना में बहुत बड़ा है। तो देखिए, अगर आप आर स्क्वायर कर देंगे तो इसका मान तो एल की तुलना में और ज्यादा अधिक हो जाएगा, है ना। तो भाई ये पहले से ही बहुत सूक्ष्म है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो और सूक्ष्म हो जाएगा। और देखिए, आर स्क्वायर एल स्क्वायर की तुलना में बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ी राशि में से अगर आप बहुत छोटी राशि घटा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उस राशि पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना। तो अगर यहाँ पे एल जो है आर की तुलना में बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में और अधिक छोटा हो जाएगा। तो एल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, यहां से नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे आप लिखिएगा इसी के जस्ट बाद, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि एल इज लेस देन आर, इसलिए एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, तो जब नगण्य मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पे बचेगा क्या, आर स्क्वायर की पावर 2। तो ये देखिए यहां से ई बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी रहेगा यहाँ पे इंटू। अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 2 इंटू क्यू इंटू 2L, ऐसे लिखा आपने, क्यू इंटू 2L इंटू आर अपान आर की पावर 4। ठीक, तो यहां से देखिए एक आर से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आर की पावर 3 बचेगा सिर्फ। तो ये बचा, आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2L इंटू क्यू अपान आर की पावर 3। अब देखिए, आपको पता है जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपने पढ़ा था, तो वहां पे आपने पढ़ा था P बराबर क्या होता है, 2L इंटू क्यू के, या Q इंटू 2L के। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो इसके यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, P। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P/R³ ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और दिशा क्या होगी भाई, E1 बड़ा था, यहाँ पे देखिए ऐसी स्थिति बनी थी, E1 इधर था और E2 इधर था। ठीक, यहाँ पे ऋण आवेश था, यहाँ पे धन आवेश था, ये धन आवेश था। E1 की दिशा इस दिशा में थी और E2 की दिशा इधर थी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी भाई, E1 की दिशा में ना, मतलब कि इस दिशा में, ए ये था, बी ये था, तो ए से बी की दिशा में। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी भाई, यहां से धन आवेश से बाहर की ओर, है ना, धन आवेश से बाहर की ओर।
तो यहाँ पे वैद्युत छेद की दिशा क्या होगी भाई, इस साइड बिंदु लिया है आपने, तो यहाँ पे जो E1 की दिशा होगी वही वैद्युत छेद की दिशा होगी। तो धन आवेश से बाहर की ओर हो गई और इसका मान क्या हो गया 1/4πε0 2P/r³। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, हर साल लगभग किसी न किसी सेट में आता रहता है। तो ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत छेद की तीव्रता हो गई। ठीक है, इसके बाद निरक्षीय स्थिति बची हुई है, तो कल हम बताएंगे निरक्षीय स्थिति के बारे में। ठीक है, अभी आप इसे अक्षीय स्थिति को पढ़ लीजिएगा ध्यान से और रिवाइज कर लीजिएगा, के बाद कॉपी में लिख भी लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए कल अब निरक्षीय स्थिति बताएंगे।